नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच डील होने के बावजूद, हालांकि डील अभी फाइनल हो रही है, लेकिन इस डील के जो एक 14 पॉइंट का एक फार्मूला तय किया गया है, उसमें जिस तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है और इस डील के होने के बावजूद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिप्टी जेडी वेंस लगातार बयान दे रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये डील वास्तविक रूप में आ ही नहीं पाएगी और उससे पहले ही कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई फिर छिड़ जाए, जंग फिर छिड़ जाए। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो यह है कि जिस तरह से इस समझौते में लेबनान को भी शामिल किया गया है, बाकायदा उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लेबनान भी इस डील का हिस्सा है। यानी लेबनान पर अगर हमला होता है तो वो भी माना जाएगा कि ईरान पर हमला हुआ है और वो इस डील का उल्लंघन माना जाएगा, यानी जो युद्ध विराम समझौता हुआ है उसका उल्लंघन माना जाएगा। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। अभी कल भी भीषण हमला हुआ है, कई लोगों की जान जाने की खबर है। इससे पहले भी वहाँ हमले हुए हैं, यानी इजराइल की तरफ से लगातार हमले वहाँ पर हो रहे हैं। हिजबुल्लाह भी उसका जवाब दे रहा है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके से होता रहा तो वो फिर इस डील को ख़त्म कर देगा और हमले का जवाब वो देगा। चूँकि हिजबुल्लाह और लेबनान, यानी जो हिजबुल्लाह है वहाँ पर लड़ाके हैं, वो ईरान के सहयोगी हैं और अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो फिर ईरान भी उसका साथ देगा। अच्छा, एक बात और भी है, इजराइल को अब अमेरिका किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहा है, यानी वो उसको मना नहीं पा रहा है। इस डील को लेकर इजराइल परेशान है। बेन्यामिन नेतन्याहू इस डील को स्पष्ट तौर पर उन्होंने नकारा तो नहीं है, लेकिन इस डील से वो खुश नहीं है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि अमेरिका जो फैसले ले लेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इजराइल भी उस फैसले को माने। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर हमने कह दिया है तो इजराइल भी मानेगा, नेतन्याहू भी मानेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम कोई गुलाम देश नहीं है, हम संप्रभु देश हैं। अमेरिका के मान लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भी मान लेंगे, यानी सीधे सीधे उन्होंने उसको आंख दिखा दी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से डील को लेकर ट्रंप फिर अब तमाम बयान दे रहे हैं और बयान में यह भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, आईएईए उसकी निगरानी करेगा। अब इसको लेकर आईएईए की तरफ से भी बयान आया है कि वो उसकी निगरानी करेंगे, ज़रूर करेंगे और किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ये इस डील का हिस्सा नहीं है और अगर ऐसा होता है तो हम इसकी इजाज़त किसी को देंगे ही नहीं। चूँकि आईएईए के साथ भी समझौता, अब जब युद्ध हुआ और उसके इसी बिना पर उसके खिलाफ लड़ाई छिड़ी गई, तो अब आईएईए का कोई क्लेम वहाँ पर नहीं बनता है। तीसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से ये परमाणु कार्यक्रम को लेकर और परमाणु बम को लेकर कि किसको सौंपेगा किसको नहीं सौंपेगा, साफ तौर पर ईरान ने कह दिया है कि हम परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बात नहीं हुई है। ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को किसी को सौंपने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये डील का हिस्सा है ही नहीं। और अगर इस तरह की बातें बार बार आती रहीं जो कि 14 पॉइंट डील में शामिल नहीं है, तो फिर ये एक तरीके से उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि, और वो इस डील का हिस्सा भी है और ईरान की प्रमुख शर्त भी थी कि इस लड़ाई में, और जो पिछले साल लड़ाई हुई थी, साथ ही जब वहाँ पर ईरान में गृह युद्ध भड़काया गया था अमेरिका और इजराइल की ओर से, इन तीनों युद्धों में जो उसको नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना पड़ेगा। अमेरिका को तैयार होना पड़ा, क्योंकि ईरान की जो तीनों प्रमुख शर्तें थी, तीनों उनको माननी पड़ी। ईरान उस पर बिल्कुल दृढ़ था कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाती है तो वो फिर कोई डील करेगा नहीं। आखिरकार चूंकि अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर इतना दबाव पड़ रहा था कि उनको सारी शर्तें माननी पड़ी। उसमें हर्जाने वाली भी शर्त थी और जो फ्रीज कर रखा है ईरान का पैसा वो भी शामिल था कि उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही जो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे थे, प्रतिबंध लगा रखे थे, उसको भी हटाना था। तो प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी। रिलीज़ जो फंड था वो भी रिलीज़ करने की बात कह दी और कुछ फंड रिलीज करना शुरू भी कर दिया है। और जो उसको नुकसान हुआ था, हर्जाना जो देना था यानी मुआवजा देना था, उस मुआवजे को लेकर भी, उस पर भी
अमेरिका तैयार हो गया। लेकिन ये तय नहीं हुआ कि वो जो $300 अरब दिया जाना है हर जाने के तौर पर, वो कौन देगा, जिसको रिकंस्ट्रक्शन फंड कहा जा रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग फंड, रिकंस्ट्रक्शन फंड कहा जा रहा है, कि वो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो उसको नुकसान हुआ है, जो उसको चीज़ें नष्ट हुई हैं, उन सबको फिर से बनाया जाएगा। उसके लिए $300 अरब का फंड। अब ये $300 अरब का फंड कहाँ से आएगा, इसको लेकर कोई अभी ये निश्चितता नहीं है। अमेरिका इसके लिए, जेडी वेंस कह रहे हैं कि ये मध्य पूर्व के देश देंगे। मध्य पूर्व के देश कह रहे हैं कि हम क्यों दें, हमारी इसको देने की क्या ज़रूरत है, हमको तो दोहरा नुकसान, तेहरा नुकसान हुआ है, हम उस लड़ाई में कहीं थे ही नहीं। अमेरिका को हमने एक बेस प्रदान किया, जगह प्रदान की कि वो यहाँ से हमले करें। पहले अमेरिका ने उनके देशों में बेस बनाए, अपने सैन्य ठिकाने बनाए, वहाँ से उसने हमला किया, और हमले के बाद फिर ईरान ने उस पर, जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ से हमला हो रहा है तो ईरान ने जमकर उनके ऊपर हमला किया। रिफाइनरीज उनकी नष्ट हो गई इन हमलों में, यानी अरबों खरबों डॉलर का उनको पहले से ही नुकसान हो गया। उसकी भरपाई तो अमेरिका करेगा नहीं। इधर जो $300 अरब देने की बात की जा रही है, अब जेडी वेंस कह रहे हैं कि इसको भी अब ये अरब देश, यानी जो पश्चिम एशिया के देश हैं जहां अमेरिका ने अपने ठिकाने बना रखे थे, ये उन लोगों को देने पड़ेंगे। तो अब अरब देशों में भी बड़ी बेचैनी है कि आखिर वो क्या करें। अब उनको ये भी अगर मार झेलनी पड़ेगी। इधर पिछले 3 महीने से पूरा का पूरा बिजनेस ठप है, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री उनकी उसी भरोसे चलती है, तेल और टूरिज्म से, वो सारा कुछ ठप है। और इधर ये एक और शपथ लगा दे रहे हैं, युद्ध में उनको जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, तो आखिर ये सब वो झेलने को क्यों विवश हो। तो यहाँ जो अरब देशों में अभी तक अमेरिका ने अपने ठिकाने बना रखे थे और बेखौफ वो जहाँ भी चाहता था इस पूरे मध्य पूर्व में अपनी एक बादशाहत कायम करने की कोशिश करता था, इन सैन्य ठिकानों की मदद से उसको स्पेस मिल रहा था। लेकिन अब शायद अरब देश भी उसको अपने ये ठिकाने आगे चलकर प्रदान न करे, चूंकि इस पूरे इलाके की जो भू राजनीतिक स्थिति है उसमें पूरी तरह से बदलाव आ गया है। बादशाहत जो कायम थी इजराइल की, और इजराइल की बादशाहत इसलिए कायम थी कि अमेरिका और यूरोपियन देश उसके साथ थे, वो अब पूरी तरीके से उससे अलग हो गए हैं। यूरोपियन देशों ने तो पहले ही किनारा कर लिया, अमेरिका ने भी अब लगभग किनारा कर लिया है, क्योंकि बिना इजराइल से कुछ पूछे ईरान के साथ डील कर ली। ईरान के साथ डील न कर पाते तो आगे और लंबी ये लड़ाई लड़नी पड़ती, और ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और अभी पिछले दिनों भी जिस तरीके से अपर हाउस में मंजूरी दी गई है, यानी जो राष्ट्रपति की शक्तियां थीं युद्ध को लेकर उनको कम करने के पक्ष में, या 50 वोट पड़े हैं और 48 वोट उसके विपक्ष में पड़े हैं, यानी उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है। उनकी अपनी पार्टी के 4 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाले हैं। तो इस तरह से घरेलू मोर्चे पर जो डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए थे, तो उनकी मजबूरी थी कि किसी भी कीमत पर वो ईरान के साथ ये समझौता करते। और इसके अलावा आगे लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम $200 अरब की और ज़रूरत थी, जो पेंटागन की रिपोर्ट बता रही थी। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, तो उसको रोकना पड़ा। और लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते थे, यानी अब इजराइल का वो साथ नहीं दे सकते थे, तो इजराइल के साथ दुश्मनी हो गई। अभी एक तरीके से मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव इस तरह का कि एक दूसरे के खिलाफ अब बयान दे रहे हैं। और इधर अरब देशों के साथ जो संबंध अब पुनर्निर्धारित हो रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये कितना फायदेमंद हुआ, कितना नुकसानदायक हुआ, कितनी कूटनीतिक सफलता मिली, कितनी सैन्य सफलता मिली, ये सारी चीज़ें इसी से समझी जा सकती हैं। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम जीते हैं और हमने हराया है अमेरिका को, हमने अपनी शर्तों पर ये पूरी की पूरी डील की है, और अमेरिका की हमने कोई शर्त नहीं मानी है। यानी ये पूरा का पूरा समझौता, ये पूरी डील इस तरीके से हुई है जैसे ईरान एक विजेता देश हो और अमेरिका एक हारा हुआ देश हो। समझौते के जो बिंदु हैं और समझौते की जो शर्तें, उनको देखकर यही लग रहा है। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल का भी सपना डोनाल्ड ट्रंप देखने लगे थे, लेकिन सीधे तौर पर कहा है ईरान ने कि हॉर्मुज़ को हम खोल तो रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण रहेगा। ये एक और महत्वपूर्ण फायदा उसका हुआ है। इस लड़ाई के शुरू होने से पहले हॉर्मुज़ उसके लिए एक इनकम का जरिया नहीं था ईरान के लिए, लेकिन अब ये उसकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है, क्योंकि इधर से जो भी जहाज़ गुजरेंगे, और इधर से ही ज़्यादातर जहाज़ों को गुजरना है,
उनसे वो एक टोल लेगा, उनको एक सेफ पैसेज प्रदान करेगा, सेफ रास्ता, सुरक्षित रास्ता प्रदान करेगा, जिसके एवज में वो टोल वसूलेगा और ये उसकी एक अतिरिक्त आय है। अभी तक ये इनकम ईरान के पास नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें ईरान को किस तरह से फ़ायदे में दिखा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान अगर झेला है तो वो झेला है अमेरिका ने। प्रतिष्ठा तो धूमिल हुई ही, पूरी दुनिया में ये पता भी लग गया कि आप कितने मजबूत हैं। दूसरी, जो इतनी बड़ी चपत लगी है और इतना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सालों साल नहीं होने वाली है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ा जनमत तैयार हो गया है। उसी के दबाव में आकर उनको ये डील करनी भी पड़ी। बावजूद इसके इतना नुकसान तो पहले हो ही चुका था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जब यूट्यूब पर आप देखते हैं तो जब लाइक करते हैं आप वीडियो को तो एक हाइप बटन आता है। अगर आप हाइप बटन को भी दबा देंगे तो इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर पाएंगे।